हेलो फ्रेंड्स। आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी को एसएससी जीडी का एग्जाम था और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके लगभग 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए और सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे वन बाई वन देखने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, फीफा जो है अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इससे रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसने जीता है, सेकंड रनर अप कौन रहा है, किसको जो है गोल्डन बूट मिला है, गोल्डन बॉल किसे मिला है। ठीक है, तो इस फीफा वर्ल्ड कप का मैच दोहा कतर में हुआ है, इसको जीता है किसने, अर्जेंटीना ने। किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। ठीक है, गोल्डन बॉल की का अवार्ड की बात करें तो ये मिला है लियोनेल मेसी को और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एम्बापे को। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन आप याद लग कर लीजिए फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके, फीफा के। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, या फिर किसने जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और क्यों कहा जाता है इसको संविधान का आत्मा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है आपका, ये रिट जारी करने का अधिकार देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और अनुच्छेद 32 जो है हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो अभी तक ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन अब ये जो है ये भी आपका जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, अब 9 हो गए हैं। 9वां जो हुआ है छऊ नृत्य को भी जो है ऐड कर दिया गया शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब 9 हो गए हैं शास्त्रीय नृत्य। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है। और कथक उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नर्तक के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। तो इनका कौन सा घराना था, तो कालिका बिंदादीन घराना था। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इनको देश का सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यहाँ मिस्टेक हो गया, सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पद्म विभूषण होता है 1986 में मिला। इसके सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने किया था। ठीक है, पहले क्या होता था, विधवा का पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता था। समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी कि विधवा जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जो है इन्होंने क्या किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था, विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई। और जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो है आवाज़ उठाई थी, वैसे इन्होंने क्या किया था, विधवा विवाह की सपोर्ट में जो है आवाज़ उठाई थी। और उसी का नतीजा कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 में पारित हुआ था। सोचिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। ठीक है, एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी किसने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ठीक है, तो अभी तक पूछा जाता है किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। लेकिन दूसरा सबसे कम पूछता तो भी हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी जो लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े जो पूछे जा रहे हैं 2011 से ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2021 में आपका जनगणना होने वाला था और ये कोविड-19 की वजह से जो है ये पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो अभी तक सारे एग्जाम में जो भी डेटा पूछा जा रहा है किससे, 2011 की जनगणना से ही पूछा जा रहा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम राज्य जिसका राजधानी क्या है, गंगटोक है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है, अर्थात कितना है, 6,10,577 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या क्या है, ब्राज़ील जो कि अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है किसका, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या। ठीक है,
अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1,10,91,014 जनसंख्या है किसकी, मिजोरम की, ठीक है। और ये जो है भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या आबादी वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना में, ये तो हमने देख लिया। 1872 में क्या हुआ था, सबसे पहले जनगणना क्या हुआ था, अनियमित जनगणना ये थी। हटाओ, ये मेयो के समय में जो है भारत की पहली समकालिक जनगणना हुई थी, ठीक है। भारत में पहली समकालीन जनगणना जो है सिस्टमेटिक जनगणना या फिर साइंटिफिक वैज्ञानिक जनगणना की बात करें तो ये 1881 से शुरू हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, पहला स्वतंत्र भारत का जनगणना 1951 में है। जनगणना कब स्टार्ट हुआ था, 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, रिपन के कार्यकाल में। और ये हुआ था कब, 1881 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे आप। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। पंचवर्षीय से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया है, वहाँ से आप सभी पंचवर्षीय योजना, आज तक जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं सारे के का उद्देश्य क्या था, क्या उसकी अचीवमेंट थी, सब कुछ उसमें डिटेल में नोटेड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि उद्योगों पे ध्यान दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था, मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत सरकार ने देश में औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को बढ़ावा दिया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 से 1961 तक ये जो है योजना चली थी। यहीं पे 1951 से 1956 तक की बात करें तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जो कि इस पे हेराल्ड रोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता, तो हेराल्ड रोमर परियोजना कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है तो ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, C होता है। और इसका परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, 6वें नंबर पे आता है, इस वजह से इसका क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। यह आवर्त सारणी की किस समूह, किस ग्रुप में है, 14वें ग्रुप में स्थित है और ये 14 ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चुनाव जो है इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग के पास क्या है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, यानी कि अधिकार होता है, ठीक है, ये सारे चुनाव कराने के। जबकि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की बात करें तो इसकी सत्ता किससे संबंधित, जिस राज्य की ये परिषद हैं या फिर नगर पालिका हैं उससे संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्या क्या आता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता किसके अंतर्गत, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेंगलुरु में जो टेक समिट हुआ है 2022 में, ये सबमिट नहीं है, समिट है, ठीक है। 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट BTS 2022 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, ठीक है। बात करें एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, टेक्नोलॉजी इवेंट है, भारत का नहीं, एशिया का, ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया गया, तो मोदी के द्वारा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BTS 2022, ठीक है, बेंगलुरु टेक समिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल के त्रिशूर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो केरल का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है क्या है कि केरल के त्रिशूर जिले में चलकुडी नदी पर अथिरापल्ली वाटरफॉल्स समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर स्थित है, ठीक है। ये खूबसूरत झरना केरल के फेमस पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह जो है केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अथिरापल्ली फॉल्स 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है, ठीक है। कितने, 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाए आपका, अथिरापल्ली फॉल्स कहाँ पे स्थित है, केरल के त्रिशूर जिले में जो है चलकुडी नदी के ऊपर है, ठीक है।
बड़ा वाटरफॉल है अथिरापल्ली फॉल्स, 80 मीटरों की ऊंचाई से नीचे आता है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में जिसके पास ज़मीन ना होती थी उसे क्या कहते थे, ठीक है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया और कन्फ्यूज़न है इसके आंसर में, ठीक है। तो क्या ऑप्शन क्या क्या थे, आप लोग अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे मुझे आंसर मिल जाएगा मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी जीडी के, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।